हेलो एवरीवन, आज डेट है 22 अप्रैल 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि डेड सी को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था चेनाब ब्रिज को लेकर के, तो चेनाब ब्रिज को अगर हम मैप में व्यू करें, इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको अगर हम डिस्कस करें, तो वर्ल्ड के हाईएस्ट रेल ब्रिज के रूप में लोकेटेड है चेनाब ब्रिज। और चेनाब ब्रिज पर जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन है वहाँ पर इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ये जो चेनाब ब्रिज है वो कश्मीर वैली को रेस्ट ऑफ द नेशन के साथ में कनेक्ट करेगा। इसके अलावा डीआरडीओ और जो भी हमारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी के साथ में डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन के साथ में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। अब बात आ जाती है चेनाब रिवर को लेकर के। तो चेनाब रिवर से रिलेटेड फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो हिमाचल प्रदेश स्टेट से ओरिजिन होता है चेनाब रिवर का। यहाँ पर दो स्मॉल रिवर जो है, जो दो स्मॉल स्ट्रीम जो है ओरिजिनेट होती हैं, चंद्रा एंड भागा। और आगे जाकर के ये दोनों स्मॉल स्ट्रीम जो हैं वो कन्फ्लुएंस होती हैं और उसके बाद में जो चेनाब रिवर है वो फ्लो होती है। हिमाचल प्रदेश से ओरिजिन होने के बाद में जम्मू वाले रीजन से ये फ्लो होती है, मीन्स जम्मू एंड कश्मीर यूटी से फ्लो होती है और उसके बाद में पाकिस्तान में एंटर करती है। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़, फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मालदीव ने इंडिया आउट जो कैंपेन वहाँ पर जो चलाया जा रहा है उसको बैन कर दिया है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, उन्होंने थर्सडे को एक इम्पोर्टेंट डिक्री जो है उसको इशू किया कि इंडिया आउट कैंपेन को हम बैन करते हैं। ये जो कैंपेन है वो वहाँ के मालदीव के फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन के द्वारा चलाया गया था। वहाँ के प्रेजेंट टाइम की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस कैंपेन को ये बोला है कि वहाँ की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए एक मेजर थ्रेट है। इंडिया आउट कैंपेन में क्या किया जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं उनको अपनी पॉलिटिक्स को मनवाने के लिए या अपनी पॉलिटिक्स के बेसिस पर वहाँ के जो लोग हैं उनके मन में ये क्रिएट किया जा रहा है कि इंडिया इनडायरेक्टली यहाँ पर इन्वेस्ट करके हमारे मालदीव में एक तरीके से मालदीव को अपने अंडर करने की कोशिश कर रही है। ओके, तो ये इंडिया आउट जो कैंपेन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मालदीव जो है उसकी लोकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो मालदीव आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन में लोकेटेड है। ओके, और यहाँ से जो एक 0 डिग्री इक्वेटर जो है वो मालदीव के बिल्कुल यहाँ से पास से, मतलब उसके जो सर्दर्न पार्ट है अडू अटोल जो है वो मालदीव के अंडर आता है और उसके जो अदर यहाँ पर आइलैंड्स हैं उनके बीच से इक्वेटर जो है वो पास होती है। अब ये जो इंडिया आउट कैंपेन है इससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे जो हमारे हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर 2 में जो इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन जो है उस टॉपिक से रिलेट कर सकते हो। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया आउट कैंपेन क्या है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर सोलेह, उन्होंने ये कोशिश की है, मालदीव प्रोटेस्टर रिसेंटली डिमांडेड द सोलेह एडमिनिस्ट्रेशन टू स्टॉप सेलिंग इंडियन एसेट्स टू फॉरेनर्स। वहाँ के जो लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि आप हमारी जो मालदीव की जो एसेट्स हैं उनको अदर कंट्रीज़ को बेचना बंद करो, अदर कंट्रीज़ को देना बंद करो। इस बेसिस पर वहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उनको लगता है कि इंडिया जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करके यहाँ का जो भी रीजनल चीज़ें हैं उनके ऊपर अपना अटैक करेगी, उनके ऊपर अपना एनक्रोच करेगी और एक टाइम के बाद में मालदीव को अपने अंडर कर लेगी। इंडिया आउट कैंपेन इन मालदीव वो कुछ टाइम पहले इसको स्टार्ट किया गया था और अभी प्रेजेंट टाइम में ये जो कैंपेन है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर स्प्रेड हो चुका है। ओके, अब यहाँ पर ये जो क्या कोजेज हैं जिसकी वजह से ये सेंटिमेंट्स वहाँ पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स मालदीव में क्रिएट हो रही हैं। सबसे पहली तो बात है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की। वहाँ पर अगर हम बात करें तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है वो लगभग 1 दशक पुराना है। जो अगर हम उसको ट्रैक डाउन करने की कोशिश करें तो अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम जो है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे 2013 में, तब उन्होंने मालदीव को टिल्ट करने की कोशिश की थी चाइना की तरफ और इंडिया से अपने आप को सेपरेट करने की कोशिश की थी। ही यूज्ड एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स फॉर हिज पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड स्टार्टेड टिल्टिंग चाइना। ओके,
इसके अलावा हमारे इंडिया ने 2 ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो मालदीव को दिए हैं कि ताकि वहाँ के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इन हेलीकॉप्टर्स का यूज किया जा सके। लेकिन वहाँ पर प्रोटेस्ट इस बात के लिए किया जा रहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनको यूज़ किया जाएगा इंडिया में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाने के लिए। अब कुछ इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि इंडिया एक बिग नेबर है और यहाँ पर जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं इंडिया के डिप्लोमेट्स के ऊपर कि जो भी यहाँ पर डोमेस्टिक अफेयर के नाम पर जो मालदीव के जो इंटरनल पॉइंट्स हैं उनमें इंटरफेयर करने की कोशिश करता है इंडिया और मालदीव के जो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर रिलेशंस को देखें तो इंडिया और मालदीव मैरीटाइम बॉर्डर एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। 1966 में जब ब्रिटिश रूल खत्म हुआ था मालदीव पर और इंडिपेंडेंस गेन की थी मालदीव ने, उसके बाद में ही दोनों कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गए थे और इंडिया उन कंट्रीज में से एक है जिसने सबसे पहले मालदीव की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया था। ओके, तो इसके बेसिस पर अगर हम देखें तो इंडिया और मालदीव के स्ट्रेटजिक, मिलिट्री, इकोनॉमिक, कल्चरल रिलेशन काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। ओके, 2018 में जब वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं मिस्टर सोली, इब्राहिम मोहम्मद सोली, तो वो इंडिया के साथ में दोबारा से अपने जो रिलेशन हैं उनको रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि हमें क्यों ज़रूरत है, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो मालदीव है वो हमारे इंडिया के साथ में होना चाहिए, हमारे रिलेशन जो हैं वो बेहतरीन होना चाहिए। देखो, एक तो हमारे इंडियन ओशन वाला जो रीजन है जो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा उसको लेकर के न्यूज़ में बना रहता है इंडियन ओशन, तो अदर कंट्रीज़ यहाँ पर अपना डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो मालदीव हमारा रीजनल कंट्री है, रीजनल नेबर कंट्री है, तो उसके साथ में रिलेशन होना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अब इंडिया ने इससे पहले अभी प्रेजेंट टाइम में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, कब कब ऐसा हुआ कि मालदीव को ज़रूरत हुई और इंडिया ने उसमें हेल्प की। 2014 में वहाँ की जो कैपिटल है माले, वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस देखने को मिला था। तो इंडिया ने सबसे पहले आकर के वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसे ही कोलैप्स हुआ वहाँ पर मालदीव में, तो इंडिया ने इमीडिएट हेल्प की थी वहाँ पर। ओके, 2020 में कोविड-19 क्राइसिस जब हुआ तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल, मटेरियल, लॉजिस्टिक, इसके अलावा मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से हॉस्पिटल कंज्यूमेबल जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी को अवेलेबल करवाने की कोशिश की थी मालदीव में। इसके अलावा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी इंडिया वहाँ पर एस्टेब्लिश कर रहा है। हमारे लिए इंडिया सिग्निफिकेंट है, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पर मालदीव की जो लोकेशन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसका रिलेशन हमारे साथ बेहतरीन होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा है अबू सलेम वाली, जो हम कल परसों भी हमने डिस्कस किया था इस आर्टिकल को, कि अबू सलेम को जब पुर्तगाल से लाया गया, पुर्तगाल ने जब एक्सट्रेडिशन किया था अबू सलेम का, तब उन्होंने एक बात रखी थी कि 25 साल से ज़्यादा उनको सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। ओके, इस तरीके की कुछ इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो रखी गई थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अबू सलेम को लेकर के डिस्कशन चल रहा है। तो अबू सलेम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है कि देखो, जो उन्होंने क्राइम किया है उसको ध्यान में ना रखें, बस आपने पुर्तगाल के साथ में जो रिलेशन बना के आए हो, पुर्तगाल के साथ में जो आपने कंडीशन साइन की है, उसके बेसिस पर हम अपना रिजल्ट दे। ये यहाँ पर क्वेश्चनिंग की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी जो डिमोलिशन देखने को मिला उसको लेकर के अपना जो रिजल्ट है जो दिया था कि भाई जैसा जो स्टेज है उसको अभी वैसे ही रेगुलर रखो, इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड किया है स्टेटस क्वो ऑर्डर। ये क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ है उनको लेकर के जो ऑर्डर बना हुआ है वो रेगुलर अभी कुछ टाइम के लिए बना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला, देखो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर पास किया था जहांगीरपुरी डिमोलिशन को लेकर के। आपको बैकग्राउंड पता ही होगा, रामनवमी पे यहाँ पर कुछ कंप्लीट देखने को मिला, जिसके बाद में यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इस पॉइंट के ऊपर कि यहाँ पर कुछ एनक्रोचमेंट कर रखा है, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कुछ एनक्रोचमेंट है, उसको ख़त्म किया जाएगा। उसके नाम पर यहाँ पर जो लोगों के हाउसेज हैं, शॉप्स हैं, उन सभी को जो भी कंस्ट्रक्शन है उनको डिमोलिश करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन पूछा है कि किस तरीके से आप ये जो इंस्टेंट जस्टिस का जो आप रूल एंड रेगुलेशन
इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो वो किसके बेसिस पर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया, पहले तो आपने उसको मानने की कोशिश नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने जो दोबारा से फिर ऑर्डर दिया उसको अब रेगुलर रखा जाता है कि जब तक ये जो भी डिमोलिशन आप कर रहे हो, जो भी इश्यूज है जहांगीरपुरी को लेकर के, इस सभी को लेकर के जब एक रिजल्ट सामने नहीं आ जाता है तब तक आप इस तरीके के जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है उनको डिमोलिश नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए, देखो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बोरिस जॉनसन, वो इंडिया के विजिट पर है। गुजरात में उन्होंने साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी जी का जो आश्रम था वहाँ पर विजिट किया है। इसके अलावा इनसे रिलेटेड और जो अदर फैक्ट्स हैं कि किन किन एरियाज़ में जो भी हमारे यहाँ पर ओपनिंग की है उन्होंने, उससे रिलेटेड जो हमारे नेक्स्ट पेजेस हैं वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो रिलेटेड है ये जो डिमोलिश हमें देखने को मिल रहा है उसी को लेकर के। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में बुलडोजर जो है वो एक डोमिनेंट सिंबल ऑफ स्टेट बैक्ड इंटिमिडेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द कंट्री। मतलब एक तरीके से हमारी सोसाइटी का जो इंटीग्रल पार्ट है उसको डिमोलिश करने के लिए बुलडोजर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। अभी कुछ टाइम पहले हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश के जो खारगांव हैं वहाँ पर इस तरीके का इशू देखने को मिला। अब दिल्ली में जो जहांगीरपुरी रीजन है वहाँ पर इस तरीके का इशू देखने को मिला, जिसकी वजह से रिलीजियस बेसिस पर जो प्रोसेसन हो रहा था उसमें कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स देखने को मिले, कुछ क्लैश देखने को मिले, और फिर उसका रिजल्ट ये रहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उस कन्फ्लिक्ट के बेसिस पर यहाँ का जो एनक्रोचमेंट है उसको फाउंडेशन बना करके ये सारे अटैक किए हैं। ओके, तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बोला गया है, और पहले भी हमने एडिटोरियल पेज पर ही डिस्कस किया था, उसमें भी ये बोला गया था कि भले ही आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू हाउस जो है वो एक फंडामेंटल राइट के रूप में नहीं आता है, लेकिन हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग हम हमारे जो भी फंडामेंटल्स हैं उनको एक तरीके से वायलेट कर रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो भी प्रेजेंट टाइम में जो पर्सपेक्टिव फॉलो किया जा रहा है, जो इंस्टेंट जस्टिस का जो पर्सपेक्टिव फॉलो किया जा रहा है वो गलत है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि हमारी सोसाइटी की जो भी डाइवर्सिटी है उसको साथ में लेकर के जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन के बेसिस पर उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके से एक्टिविटी करोगे तो इसकी वजह से सोसाइटी में जो पीस और स्टेबिलिटी ना आने की बजाय जो कन्फ्लिक्ट है वो और ज़्यादा इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आर्टिकल रिलेटेड है अभी चाइना का सोलोमन आइलैंड्स के साथ में एक पैक्ट, सिक्योरिटी पैक्ट साइन हुआ है। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि चाइना ने 19 अप्रैल को ये अनाउंस किया कि सोलोमन आइलैंड जो साउथ पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड नेशन है उसके साथ में हमारे जो रिलेशन है वो साइन हुए हैं। ओके, हालांकि किन पॉइंट्स के ऊपर ये जो पैक्ट है वो साइन हुआ है ये बात क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पर एक तरीके से जो भी उनके पॉइंट्स हैं उनको लेकर के कुछ चीज़ें वायरल हुई थी। उसके बेसिस पर ये बोला जा रहा है कि सोलोमन आइलैंड्स को चाइना आने वाले टाइम में एक अपना मिलिट्री जो पॉइंट्स है या मिलिट्री डिफेंस पॉइंट के रूप में डेवलप कर सकती है। चाइना ने पहले इस तरीके का जो मिलिट्री डिफेंस सिस्टम है उसके लिए 2017 में उन्होंने जिबूती जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक इंटीग्रल पार्ट है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का में आता है जिबूती, मतलब अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर आता है, रेड सी वाले रीजन में, वहाँ पर भी अपना मिलिट्री डिफेंस सिस्टम एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। ओके, अब जैसे ही चाइना ने ये अपना स्टेटमेंट दिया उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया और गुआम क्या है जहाँ पर यूएस का नेवल बेस है, इन दोनों कंट्रीज़ के लिए मतलब ऑस्ट्रेलिया और यूएस के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंगली रहा। उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि इस तरीके के जो रिलेशंस है वो रहेंगे। जैसे ही ये बात हुई वैसे ही यूएस ने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सोलोमन आइलैंड्स में भेजे और 29 साल के बाद में दोबारा से अपनी जो यहाँ पर एक तरीके से जो ऑफिसेज हैं उनको एम्बेसी जो है उसको दोबारा से ओपन करने की बात की जा रही है। चाइना ने ये बात रखी है कि जैसे ही चाइना ने रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है वैसे ही यूएस जो है वो अपना भी यहाँ पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। चाइना मिलिट्री प्लानर्स के रूप में ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे कोशिश कर रहा है चाइना, मतलब जैसे पाकिस्तान, कंबोडिया, इक्वेटोरियल गिनिया जो है जो अटलांटिक में गिरता है वहाँ पर भी इस तरीके से जो एक्सपर्ट्स हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि चाइना इन पॉइंट्स के ऊपर भी इन कंट्रीज़ में भी अपना एस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, वैसे चाइना ने ये बात बोली है कि हमारा इस तरीके का कुछ भी नहीं है, वहाँ की जो इंडिपेंडेंसी है उसको हम मेंटेन रखेंगे, बस इतना है कि उस कंट्री के साथ में हमारे जो रिलेशंस हैं उसको और बेहतरीन करने के लिए जो पैक्ट है वो साइन किया गया है।
ओके, तो यहाँ पर चाइना की जो डिपेंडेंसी है पाकिस्तान या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, जिस तरीके से अफगानिस्तान वाले रीजन में अभी प्रेजेंट टाइम में चाइना जिस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है, और चाइना ने स्टेटमेंट भी दिया था कि ईस्ट इज़ राइजिंग एंड वेस्ट डिक्लाइनिंग। ओके, मतलब जो अमेरिका है या फिर यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो एक तरीके से डिक्लाइन हो रहे हैं, और ईस्टर्न पार्ट में चाइना जो है या अदर कंट्री जो हैं वो इससे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो प्रेजेंट टाइम में जो सिक्योरिटी पैक्ट है, इसको एक लास्ट पॉइंट के रूप में मान करके इस तरीके से जो प्रोसीजर है वो नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जो भी बेसिक वैल्यूज़ हैं उन सभी को रिस्टोर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने ये आर्टिकल लिखा है, और उन्होंने प्रेजेंट टाइम में रशिया और यूक्रेन में जो क्लैश चल रहा है उसमें इंडिया का जो स्टैंड है उसको लेकर के उन्होंने बात रखी है। उन्होंने बोला है कि कुछ टाइम पहले जो न्यूज़ आई और यूक्रेन के ऊपर रशिया ने जो अटैक किया, उसके बाद में जब न्यूक्लियर थ्रेट की बात आई तो उनको लगा कि ये सब गलत हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने बात रखी कि देखो, रशिया और यूक्रेन में जो प्रॉब्लम है उसको लेकर के इंडिया का जो स्टैंड है वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने अपने जो बेसिक फैक्ट्स ये रखे कि इंडिया का जो फाउंडेशन है वो महात्मा गांधी जी के जो बेसिक फैक्ट्स है पीस एंड नॉन वायलेंस, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में ऐसी कंट्री है जहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी इन पॉइंट्स के ऊपर बात की जाती है। तो इंडिया को ना सिर्फ खुद की कंट्री के लिए ये सारी बातें सोची जानी चाहिए, बल्कि अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड के लिए भी इंडिया इसी तरीके की जो अपनी माइंड है उसको रेगुलर करे। हालांकि उन्होंने ये बोला है कि देखो, जब भी किसी कंट्री के पास में साथ में बायलैटरल रिलेशन एस्टेब्लिश होते हैं तो वो बहुत बेहतरीन होते हैं, ना सिर्फ उन दोनों कंट्रीज़ के लिए बल्कि ग्लोबली लेवल पर भी। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें तो दो कंट्रीज़ के बीच में अगर रिलेशन ख़राब होते हैं तो ना सिर्फ उन दोनों कंट्री के लिए वो ख़राब होते हैं बल्कि पूरे ग्लोबली लेवल पर वो चीज़ें जो हैं इफ़ेक्ट करती हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो रशिया और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सारे इशू देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज़ में, जैसे इजिप्ट में फूड शॉर्टेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपने वीट का एक तरीके से मतलब उनको एक्सपोर्ट करते थे। दूसरे जर्मन्स जो हैं वो विंटर में ईटिंग जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट हो गई है, जिसकी वजह से, क्योंकि रशियन गैस के ऊपर डिपेंड है उनकी। अमेरिका जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स की शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं, क्योंकि कार बैटरी जो है उनकी अनअवेलेबिलिटी हो रही है, और रशियन निकल के ऊपर ये जो कार बैटरीज हैं वो डिपेंड करती हैं। श्रीलंका जो है हैज़ टेकन टू द स्ट्रीट्स ऑन इकोनॉमिक वूज एंड इंडियन फार्मर्स रन द रिस्क ऑफ हाई फर्टिलाइजर प्राइजेस ट्रिगर्ड बाय ये ग्लोबल शॉर्टेज। यहाँ पर ये शो करने की कोशिश की गई है कि जब भी किसी कंट्री में रिलेशन ख़राब है दूसरी कंट्री के साथ में, तो वहाँ से जो जो चीज़ें ग्लोबली लेवल पर सेंड की जाती हैं उन सभी की वजह से शॉर्टेज क्रिएट होती है और इशू क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो भी इशू हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में, इससे ना सिर्फ रशिया और यूक्रेन इफेक्ट हो रहे हैं, और इसमें जो अदर ग्लोबली लेवल पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जो हमारे फॉर्मर पीएम हैं उन्होंने ये बात रखी है कि इंडिया जो अपनी बेसिक वैल्यूज़ है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, उनके पॉइंट्स के ऊपर, जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनके पॉइंट्स के ऊपर इंडिया यूक्रेन और रशिया के बीच में एक पीस और स्टेबिलिटी एस्टेब्लिश करने की इंडिया कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 9 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है कि देखो, रशिया और यूक्रेन के बीच में क्लैश स्टार्ट हुआ तो इंडिया को एक वीट ग्रेनरीज के रूप में जो वीट का जो डिप्लीशन देखने को मिला, तो ये माना गया कि इंडिया जो है वो इस वीट डिप्लीशन को कंप्लीट करेगा, मतलब लोगों को वीट जो है उसको अवेलेबल करवाएगा। लेकिन हमारे इंडिया में कुछ ऐसे इश्यू देखने को मिले हैं जिसकी वजह से इंडिया का जो वीट एक्सपोर्ट है वो भी इससे क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। अगर हम बात करें तो अगर हर साल से कंपैरिजन करें तो 2021 से अगर हम कंपैरिजन करें तो पंजाब में 20% लोअर जो है, मतलब 20% कम जो है वहाँ से वीट की अवेलेबिलिटी हुई है। इसका कुछ रीजन अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट्स, कुछ कंसर्न अगर हम बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये जो इशू हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है वहाँ पर वीट की अवेलेबिलिटी को। ओके, यहाँ पर देखो, अगर हम कंपैरिजन करें 2021 से 2022 में तो 17.9%, मतलब 19.8 से 17.9% तक यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिला है। टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है, जिसकी वजह से ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर ये बोला गया, अभी हमारे यूनियन होम मिनिस्टर ने एक बात रखी थी,
उन्होंने ये बोला कि हमारे इंडिया में क्या होना चाहिए, हिंदी लैंग्वेज को मेन लैंग्वेज के रूप में बोले। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो वो स्टेट जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को बोला जाता है वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो काफ़ी हाई लेवल देखने को मिलता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो हिंदी लैंग्वेज जो स्टेट है वहाँ से लोग जो हैं वो माइग्रेट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज स्टेट की तरफ। तो ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि कौन से एरिया की जो एक तरीके से बेहतरीन जो है वो हमें शो करती हैं। इसी के बेसिस पर जो भी हमारी पॉलिसी हैं वो रिलाई होनी चाहिए। यहाँ देखिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया की विजिट पर उन्होंने गुजरात में जो है वो JCB जो UK बेस्ड कंपनी है उसका यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसकी ओपनिंग की है। ओके, एमनेस्टी इंडिया ने हालांकि इसका प्रोटेस्ट किया है कि इसकी वजह से ही बुलडोजर की वजह से ही इंडिया में अभी जहांगीरपुर में डिमोलिशन देखने को मिला, तो इसका ओपनिंग नहीं किया जाना चाहिए था। इसके अलावा जो गौतम अडानी है उनके साथ में उनके कुछ पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हुआ। प्रेजेंट टाइम में जो भी इशू चल रहा है ग्लोबल वायरस कोविड पैंडेमिक, इसके अलावा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इन सभी पॉइंट्स को लेकर के भी यहाँ पर डिस्कशन हुआ और ये सारी बातें जो हैं वो डाउनिंग स्ट्रीट के द्वारा ये बातें रखी गई हैं। अब ये डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो लंदन में एक स्ट्रीट है और इस स्ट्रीट में वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफिस है और जो भी इंपॉर्टेंट जो ऑफिसेज हैं वो इस स्ट्रीट में लोकेटेड हैं। 1680s में इसको इर्शमैन सर जॉर्ज डाउनिंग के द्वारा इसको बनाया गया था इस स्ट्रीट को, और उन्हीं के नाम पर फिर इसको डाउनिंग स्ट्रीट रख दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए, हमारे कल 21 अप्रैल थी और 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि जो भी हमारे सिविल सर्वेंट है उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि नेशन फर्स्ट, उनकी जो हर पॉइंट्स है हमारी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है उनको इम्प्लीमेंट करना, और जब कंट्री की बात आए तो नेशन फर्स्ट की वो बात करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 13 पर, यहाँ पर आर्टिकल है उत्तराखंड के CM को लेकर के। आप सभी को पता है उत्तराखंड के जो CM हैं वो अपनी जिस सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था वहाँ से वो हार गए। अब किसी और सीट को वैकेंट करवाया गया है और वहाँ पर अब बाईपोल होंगे और वहाँ से लड़ेंगे। हमारे इंडिया में ये है कि 6 मंथ तक कोई भी पर्सन अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तब भी उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है या फिर किसी कोई पोस्ट दी जा सकती है। बस ये है कि 6 मंथ्स के अंदर उनको चुनाव जीतने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो आर्टिकल है, एक सेकेंड, पेज नंबर 14 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इसमें इंडिया ने देखो एक बात रखी है वैसे तो, एक सेकेंड, गुरु तेग बहादुर जो सिखिज्म रिलीजन में 9th नंबर के गुरु थे, तो उनकी 400 बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है दिल्ली में। इसको लेकर के हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सिख रिलीजन को लेकर के इंडिया का क्या स्टैंड है उन सभी बातों को रखा। उन्होंने बोला है कि CAA हम अमेंडमेंट लेकर के आए ताकि अदर कंट्रीज़ में जो माइनॉरिटी के रूप में अगर सिख आते हैं तो उनको इंडिया में एंट्री दी जा सके। दूसरा, उन्होंने जो भी सिख पिलग्रिमेज साइट हैं उनको कनेक्टिविटी के लिए बात रखी है कि उन सभी को कनेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो है जिसको बनाने की बात की है कि हमने उसको बनाया ताकि जो कनेक्टिविटी है सिखिज्म रिलीजन के जो पॉपुलेशन है उनके बीच में हो सके। ये जो आर्टिकल है करतारपुर साहिब कॉरिडोर, ये हमारे पेपर नंबर 2 से, UPSC के पेपर नंबर 2 से रिलेटेड है। देखो रावी रिवर के ऊपर ये जो करतारपुर कॉरिडोर है इसको बनाया गया। इंडिया में डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा है और यहाँ पर पाकिस्तान में दरबार साहिब करतारपुर है। इन दोनों में कनेक्टिविटी दी गई ताकि जो सिख रिलीजन की जो पॉपुलेशन है उनको, उनसे जो भी उनके पिलग्रिमेज हैं उन सभी को ईजिली उनको अवेलेबल करवाया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि इंडिया और US के जो टाइज जो हैं वो हमारी ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।